सभी चिकित्सक साथियों को नमस्कार। हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में आज एमीबायोसिस एमोबिक डिसेंट्री, जिसको एमोबायोजेनिक डिसेंट्री भी कहते हैं, इसका परिचय देना ज़रूरी है। इसे एमोबिक रोगाणु, एमोबायोजेनिक पेचिस, आम अतिसार, पैतृक प्रवाहिका, एमोबिक पेचिस, एमोबिक प्रवाहिका आदि नामों से भी जाना जाता है। आम बोलचाल में इसे सफ़ेद आंव वाली पेचिस भी कहते हैं। ये कोलेरा के जैसा ही होता है। परिचय में एमोबायोसिस वह रोग है जो बड़ी आंत, जिसको हम क्लोन्स कहते हैं, इसमें एंटामायोबिक हिस्टोलाइटिक का इसको EH नाम दिया जाता है, बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। नामक जीवाणु के संक्रमण से ये होता है। इसमें प्रतिदिन 3 से 4 दस्त आते हैं और बड़ी मात्रा में आए पतले मल के साथ कभी कभी काला डार्क रेड रक्त भी सामान्यतः पाया जाता है। इसमें आंतों में सूजन हो जाती है और उसकी भीतरी सतह में घाव हो जाते हैं। पेट में मरोड़ और बार बार लूज मोशन, पखाना होता है। पखाने में रक्त और आंव मिली रहती है। एमोबिक डिसेंट्री को आजकल एमोबायोसिस कहते हैं। यह सामान्यतः पेचिस का दूसरा रूप, जिसमें बैसिलरी डिसेंट्री के अतिरिक्त जो भेद होते हैं वो भी पाए जाते हैं। एमोबायोजेनिक डिसेंट्री यह एमोबायोजेनिक नामक पैरासाइट से फैलने वाला रोग है। दूषित जल, अन्य पेय पदार्थ, जो सब्जियां होती हैं उसमें, और अन्य भोज्य पदार्थ के द्वारा ग्रहण कर लेने से ये स्वस्थ व्यक्ति की आंतों में पहुंचकर पनप कर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और आंत में तीव्र सूजन पैदा कर देते हैं, जिसमें आंत में छोटे छोटे घाव या छाले बन जाते हैं, जिसमें से रक्त प्रवाह भी हो सकता है। एमोबायोजन जो रोग होते हैं, जिसमें चिकित्सा शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो जिस अंग में एमोबिया संक्रमण करते हैं उसी अंग की एमोबायोटिक कहते हैं। इसका संक्रमण आंतों में होता है तो इसको इंटेस्टाइनल एमोबायोसिस कहते हैं, और यदि यह संक्रमण लीवर में होगा तो इसे हेपेटिक एमोबायोसिस कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार एमोबायोसिस पेचिस के अंतर्गत एमोबायोसिस केवल एमीबिकता कहते हैं। रोग के लक्षण के आधार पर आंत्र एमोबायो की प्रारंभिक अवस्था में रोग के लक्षण बैसिलरी पेचिस से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। रोग में मल में रक्त के साथ श्लेष्मा आंव आती है। किसी रोगी में ये लक्षण नहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन केवल 2-4 दस्त रोजाना हो जाते हैं जो ढीले या पतले होते हैं। उदर में, एब्डोमेन में पीड़ा और गड़गड़ाहट सा शब्द भी सुनाई देता है। एब्डोमेन में गैस बनना, पेट फूलना और बार बार स्टूल पास होने और थोड़ा मल आने जैसा लक्षण पाया जा सकता है। कितनी ही बार कुछ दिनों तक पतले दस्त और
उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद कॉन्स्टिपेशन ऐसा क्रम में कुछ काल तक लगातार चलते रहता है। इसके कारण और लक्षण बड़े अस्पष्ट होते हैं तथा आंतों के अन्य रोगों के कारण भी ये उत्पन्न हो जाता है, अतः केवल मल के रक्त आने की अतिरिक्त और इसके अलावा कोई अन्य निश्चित लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यह लक्षण भी रोग का निदान करने में इसलिए सहायता नहीं देते हैं क्योंकि एमोबिक डिसेंट्री के लिए बैसिलरी प्रवाहिका भी रोगी को हो सकती है। रोग का जो निदान है वो एमोबायोसिस का निर्माण मल में की लेबोरेटरी परीक्षण में इसमें पाया जाने वाले एमोबिया से हो सकता है, परंतु इस परीक्षा से कोई विशेष सहायता चिकित्सक को नहीं मिलती क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोगों में मल में वर्षों तक एमोबिस उपस्थित रहने हैं, परंतु इससे कोई हानि नहीं पहुंचाते। अतः ऊपर जो लक्षण हमने बताए, पहले जो हमने लक्षण बताए वे आंतों के अन्य रोगों के कारण भी हो सकते हैं। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि मल परीक्षण में एमोबिस या सिस्ट न मिले, परंतु इसके कारण वह रोगग्रस्त हो। म्यूकस के साथ में रक्त आना ही एक रोग का संदेह पैदा करता है। याद रखना चाहिए कि यदि कोई रेमेडी एमोबायोसिस को मूल रूप से नष्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे देश में रहन सहन के ढंग और स्वच्छता की कमी के कारण लोगों को कई बार इसका संक्रमण होता रहता है। संक्रमण और रोग का जो प्रसार है ये एंटीबायोटिक्स हिस्टेल लेपोटिका लिटिका का उपसर्ग, जिसमें सिस्टों में और सिस्ट में मलयुक्त और भोजन के दूषित हो जाने के इस क्रम को दूषित बने अन्न या जल का सेवन करने से प्रायः होता है। इसमें एक ख़ास चीज़ है, क्योंकि आप लोग अभी तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और वायरस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए तकलीफ़ होती है। बट प्रयास नारायण हर्बल स्पाइसरिक का लगातार है कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट जिस भी डिजीज़ के बिलोंगिंग है उसकी जानकारी आप तक सटीक पहुंच सके। ज़रा सी सावधानी से अगर हम लोग काम लें तो जब लक्षण की अति तीव्र होती है तब मल के साथ रक्त एवं श्लेष्मा भी बड़ी मात्रा में आता है। इस अवस्था में मल त्याग की संख्या बढ़ जाने से बैसिलरी डिसेंट्री का भी लोगों में, चिकित्सकों में भ्रम हो जाता है। बैसिलरी और एमोबिक दोनों तरह की डिसेंट्री एक साथ भी हो सकती है। ये एक पॉइंट है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। बैसिलरी डिसेंट्री और एमोबिक डिसेंट्री के अंदर कुछ अंतर होते हैं, उन अंतर को भी स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला, बैसिलरी डिसेंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो लक्षण क्या होंगे अगर जीवाणु हैं तो। बैसिलरी में सिंगिला करके एक जो बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोआ का, वो है। इसमें अगर हम बात करते हैं एमोबिक डिसेंट्री में तो ई हिस्टेलिटिका इसका प्रायः धीरे धीरे ही इसका असर होता है। प्रारंभ में बैसिलरी में एकाएक अचानक होता है, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में ये धीरे धीरे होता है। फीवर,
प्रायः उपस्थित होता है बेसिलरी डिसेंट्री में, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में फीवर नहीं मिलता। ठंडा लग सकता है, शीत लग सकती है। तो शीत किस किस अवस्था में लगती है? बेसिलरी में शीत की जो उपस्थिति होती है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में ठंडापन उपस्थित होता है, रहता है। दस्तों की अगर बात करें तो बेसिलरी डिसेंट्री में 50 से 100 के लगभग, लेकिन एमोबिक डिसेंट्री में 20 से 30 के लगभग। अगर हम पीड़ा की बात करें या कुथन की बात करें तो बेसिलरी डिसेंट्री में अधिक होता है, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में ये कम होता है। अगर हम एब्डोमेन के अंदर पेन की बात करें तो विस्तृत रूप से कह सकते हैं कि बेसिलरी डिसेंट्री में ये स्पेसिफाइड होता है, बट अगर एमोबिक डिसेंट्री की बात करें तो मुख्य रूप से ये सिकिम तथा पेल्विकल क्लोन के ऊपर इसका प्रेशर होता है। टॉक्सीमिया की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बेसिलरी डिसेंट्री में, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में ये एब्सेंट होता है। एनीमिया की अगर बात करें तो बेसिलरी डिसेंट्री में प्रेजेंट होता है, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में ये नील मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं निर्जली भवन, तो उस जगह पे बेसिलरी डिसेंट्री में ये प्रेजेंट होता है, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में ये एब्सेंट होता है। बीपी की अगर हम बात करें तो बेसिलरी डिसेंट्री में बीपी लो होता है, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में बीपी नॉर्मल होता है। स्टूल की अगर हम बात करें तो मल दुर्गंधहीन, रक्त थोड़ा पर श्लेष्मा अधिक मल क्षारीय होता है, लेकिन एमोबिक डिसेंट्री में अगर हम बात करते हैं तो मल फूला हुआ, दुर्गंधयुक्त एवं रक्तयुक्त मल एसिडिक होता है। अगर हम बात करते हैं भावी फल की, प्रोग्नोसिस की, तो बेसिलरी डिसेंट्री में इसके उपद्रव के कारण भावी फल अच्छा नहीं होता, जबकि एमोबिक डिसेंट्री में बुरा नहीं होता। अगर हम बात कर रहे हैं उपस्नायु पश्चेप, तो इसमें सल्फरडाइनाइज नामक आंशिक लाभ होता है, जबकि इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी के रिगार्डिंग, तो इसमें H10 फ़ायदेमंद होता है आरी के साथ में। बट अगर हम एमोबिक डिसेंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे NH स्टॉप स्टूल आप यूज़ कर सकते हैं। H10 वर टू BE या RE या WE का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अगर दर्द है तो WE, नहीं तो RE या BE अल्टरनेट में जो भी आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। रक्त परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें DLC की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है WPC के सेकंड पार्ट का, उसमें हमें लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर हम बात करते हैं एमोबिक डिसेंट्री के अंदर, तो एमोबिक डिसेंट्री के अंदर ब्लड टेस्ट में देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। रक्त की अगर हम परीक्षा के अलावा चिकित्सा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक या प्लेटलेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोई मेडिसिन अगर है तो उसको आप यहाँ चला सकते हैं, जैसे A3 BE भी होता है ना, तो ये चला सकते हैं। जबकि अगर हम एमोबिक डिसेंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एंटी एमोबिक ड्रग चलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ड्रग तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में होता नहीं है।
बट यहाँ पे आपको S10 की उपयोगिता अति आवश्यक हो जाती है। इसमें कुछ जटिलताएं होती हैं। रोग के जटिल होने पर रोगी का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, पल्स की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, माथे पर पसीना नज़र आने लगता है और रोगी अत्यधिक कमजोरी महसूस करने लगता है। जब मूत्र की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो रोगी गंभीर रूप धारण कर सकता है, क्योंकि कभी कभी गुर्दे फेल हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में कभी कभी तो रोगी को डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ रोगियों के आंत फट जाते हैं, जिसमें परफोरेशन की अधिकता देखने को मिलती है, जिससे पेट की प्रीटोनियम जो स्पीसीज होती झिल्ली होती है उसमें सूजन हो जाती है और कभी कभी रक्त बहुत अधिक मात्रा में बहने लगता है और रोगी को तुरंत स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्त चढ़ाना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में जहां लगता है कि रोगी को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, मारियो सेल केयर एक प्रोडक्ट होता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं या A3BE को आप पिला सकते हैं। 10 ड्रॉप QID D2 में देंगे। अगर आपके पास डाइल्यूशन 3rd है और वहाँ से आपको देने की ज़रूरत पड़ रही है तो 4th और 5th आप 5th बनाएंगे, लेकिन वहाँ जो डोज देंगे वो 20 ड्रॉप होगा पेशेंट को पीने के लिए। ठीक है। इसके अलावा में अगर हम रोग की पहचान की बात करते हैं, रोग की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। माइक्रोस्कोप के द्वारा जब परीक्षण होता है तो मल में जीविक अमीबा EH की उपस्थिति रोग के निर्देश के में सहायक बनती है। अगर हम रासायनिक परीक्षण में मल के अंदर जब टेस्ट करते हैं तो इसमें ब्लड प्रेजेंट्स मिलता है। रक्त की परीक्षण में जो WBC होती है उसकी संख्या जो होती है 10,000 से ऊपर देखने को मिल सकती है और कई बार ये 25,000 तक चले जाता है। मलाशय के अंदर अगर हम बात करते हैं सिग्नॉइड स्कोपी से मलाशय परिचीर में अमीबिक डिसेंट्री द्वारा उत्पन्न विक्षिप्त देखा जा सकता है। इसमें याद रखने वाली एक चीज़ है कि अगर कोई क्रोनिक एमोबिक डिसेंट्री में सिस्ट को देखने के लिए मल का लगातार कई बार परीक्षण हमें कराना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं जिस व्यक्ति को यह रोग होता है तो एक बार जिसको हो जाता है वो बार बार इस रोग से ग्रसित होते रहते हैं। तत्काल चिकित्सा न करने पर हेपेटाइटिस और लीवर एब्सेस जैसे विशिष्ट प्रकार के भयानक उपद्रव हो जाते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। यकृत जो लीवर जो होता है वो विदित एक भयानक अवस्था, यदि इस अवस्था का सावधानी से उपचार न किया जाए तो रोगी के जीवन को खतरा बढ़ जाता है। इसमें याद रखने वाली एक बात और है कि इस रोग में कई घातक उपद्रव मिलते हैं, जिसमें आंतों के परफोरेशन एक अहम कंडीशन है। हालांकि आप यहाँ पे अगर NH नो फीवर बेस आपके पास हो तो वहाँ पे D6 या D10 का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ मेडिसिन मिलानी पड़ती थी। अगर किसी के पास पॉकेट डायरी होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लीवर की अगर वृद्धि दूसरा है और किसी बड़ी रक्तवाहिनी के कटने के उपरांत गंभीर रक्तस्राव तीसरा कारण होता है। चिकित्सा विधि में अगर हम बात करते हैं तो रोग का सही निदान कर तदनुसार चिकित्सा करें। रोगी को दूर रखें तथा उसके मल को दूर फेंकवा दें। कहीं घर के आसपास नहीं फेंकने से अच्छा है, बच सकते हैं। और अगर फेंकते हैं और किसी को इन्फेक्टेड होकर के वापस घर पे आता है तो वो जानलेवा होता है। आधुनिक उपचार में, आधुनिक मतलब मॉडर्न साइंस की बात नहीं हो रही है ना, मॉडर्न मेडिसिन की बात नहीं हो रही है, एलोपैथी की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बात हो रही है। तो
एमोबिक डिसेंट्री में जो इसमें स्पेशली देखा गया है तो H10 का बहुत अच्छा रोल प्ले है। वार 2 के साथ आप दे सकते हैं, अगर दर्द है तो F1 या F2 के साथ भी आप इसको दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उपचार की, औषधि उपचार के, अगर 4 डेज से 4 वीक्स में मल का दोबारा से परीक्षण कराना चाहिए, जिसमें सुधार की सही जानकारी मिल सके, और खान पान के अंदर स्वच्छता का ध्यान रखने से रोगी को आगे गंभीर परिणाम न भुगतना पड़े, उससे बचाया भी जा सकता है। इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि ये छोटी छोटी कंडीशंस हैं और छोटी छोटी वीडियोस में भी 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। रोग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खाना और पथ्य और अपथ्य भोजन क्या होगा, क्योंकि भोजन डाइट जरूरी होता है। लघु पकी पौष्टिक आहार देना चाहिए, मट्ठा देना चाहिए, धान के लंबे जो माड़ होते हैं उसमें हल्का सा नमक डाल के दे सकते हैं, दलिया का रस दे सकते हैं, अनार और बकरी के दूध इसमें पथ्य भोजन के तौर पर देखी जाती है। रोग की पहली अवस्था में गाय का दूध सहते प्रति बार 4 से 5 चम्मच या 1 या 2 दिन तक पिलाएं, है ना। सहायक और आनुवांशिक चिकित्सा के रूप में अगर हम बात करते हैं तो अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रहा है तो आप NH नो गैस दे सकते हैं, या अगर आप 38 मेडिसिन रखे हैं तो H2C2 C15 C10 WAR2 GE H10 को मिला करके D1 बना लेंगे, और इस D1 में से 10 ड्रॉप सोने के टाइम 10 बूंद आधा कप गर्म पानी के साथ मिला करके चाय जैसे सिप करके इसको पी लेंगे। अगर स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है तो वहाँ पे C15 के साथ A2 ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो ये आज के लिए मैं समझता हूँ कि एक कंडीशनल ट्रीटमेंट है आप सभी के पास है, और फिर भी लगता है कि नहीं मुझे पेटेंट में काम करना चाहिए, तो आप NH स्टॉप स्टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मिटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।